वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग उरांव जनजाति जो हमारा अनुसूचित जनजाति है जो दूसरा नंबर का उसको देखे थे, उसका डिटेल से स्टडी किए थे। उस वीडियो को आप लोग देख भी लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लिए होंगे और एक लाइक भी कर ही दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ही दिए होंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा अनुसूचित जनजाति जो झारखंड की सबसे बड़ी तीसरी जनजाति है उसकी बात करते हैं। तो पहला क्या था मेरे भाई अनुसूचित जनजाति में? ये संथाल था, दूसरा हमारा था क्या था? उरांव था और तीसरा हमारा मुंडा जनजाति है। तीसरा हमारा क्या है? मुंडा जनजाति, जिसमें से उरांव जो था वो द्रविड़ प्रजाति का था और उसके पहले जो भी पढ़े थे वो सब क्या था? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड। और देखिए मुंडा भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है, इसीलिए बोले थे कि उरांव एक एक्सेप्शन है, उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि 4-5 गो है एक्सेप्शन, बाकी तुम्हारा 32 गो जो है सब लगभग प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड में ही आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो मुंडा या पातर मुंडा जो जनजाति है ये झारखंड की तीसरी बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तीसरी बड़ी क्या है? हमारा अनुसूचित जनजाति है। तो ये किस समूह से बिलोंग करते हैं? पहली चीज का ध्यान रखिए। तो मुंडा जनजाति जो है हमारा कलेरियन समूह से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? कलेरियन समूह से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही सशक्त और शक्ति वाला क्या होता है? मेगा शक्तिशाली जनजाति, सशक्त और क्या है? शक्तिशाली जनजाति है। और ये कौन सा समूह है? कोलेरियन समूह है। ध्यान दीजिएगा, कोलेरियन समूह। ये अक्सर पूछता है मुंडा जनजाति किस समूह के हैं, तो कौन समूह के हैं? कोलेरियन समूह का है। और ये जो है आबादी के आधार पर झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। कौन? मुंडा जनजाति। तो अगर पूछ देगा झारखंड में आबादी के आधार पर तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो तीसरी बड़ी जनजाति क्या होगी? हमारी मुंडा जनजाति। वो देखिए आबादी के अनुसार झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। तो मुंडा की प्रजाति क्या है? तो मुंडा की प्रजाति आपको बता दिए हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड। मुंडा की प्रजाति क्या है? हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। इसकी भाषा क्या है? मुंडारी है। भाषा क्या है? हमारा मुंडारी। मुंडा लोग का भाषा क्या है? हमारा मुंडारी, जो क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का भाषा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का भाषा है। तो इससे पहले जितना का भी देखे सबका परिवार क्या था? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार था। खाली जो उरांव का था उसका क्या था? हमारा द्रविड़ियन था। ठीक है, तो ये कॉमन चीज मिल रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मुंडा जो है अपनी भाषा जो मुंडारी है, मुंडारी को लोग क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं लोग? होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। अब मुंडा लोग का जो निवास स्थान है झारखंड में कहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम और संथाल परगना, यहाँ पर जो है मुंडा का आबादी है। मतलब यहाँ मुंडा पाया जाता है। मुंडा का जो आगमन हुआ था ये आपका महाजनपद काल के समय से थोड़ा सा पहले और आसपास लगभग है। ठीक है, तो महाजनपद काल से थोड़ा सा पहले मुंडा का आगमन हुआ था जो हमारा 600 बीसी के आसपास का है। 600 बीसी में मुंडा का आगमन हुआ था। और आपको राजवंश में इसका डिटेल, आपका मुंडा राजवंश के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाई दिए होंगे, वो आपको राजवंश वाला क्लास में देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं उसका जनजाति के बारे में, इसके राजवंश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका राजवंश का क्लास आपका शुरू में ही ले चुके हैं। तो मुंडा राजवंश में आप देख लीजिएगा पूरा ये 600 बीसी से कैसे कैसे हमारा यहाँ सुइताम्बे नागखंड बना। ठीक है, पहला राजा जो बना सुतिया पहान, ठीक है, उसके नाम से सुतिया नागखंड रहा, ठीक, सुइताम्बे रहा। तो ये पूरा कहानी जो है आपको हम बता चुके हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, मुंडा में लगभग 340 गोत्र है। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा गोत्र है, समझ सकते हैं। 340 गोत्र, 1-2 गोत्र नहीं है मुंडा में, 340 गोत्र है, जिसमें से प्रमुख गोत्र है, ध्यान दीजिएगा, आइंद है, कुंडलाना है, किरकेट्टा है, टूटी है, डुंगडुंग है, तिरकी है, तोपनो है, पुर्ती है, बारला है, बागे है, बेंगरा है, बलमुचू है, बोदरा है, भेंगरा है, सुरीन है, सांडिल है। तो इतना लोग का क्या है? गोत्र है। ये जो प्रमुख गोत्र है, टोटल गोत्र तो हमारा कितना है? 340 है। अब ध्यान दीजिएगा मुंडा में 4 विशेष स्थान है, स्थल है, जिसमें से पहला स्थल होता है सारना।
ठीक है। तो सारना माई कहता है, ये लोग सारना को पिता का दर्जा नहीं दिया है, माता का दर्जा दिया है, तो सारना माई बोलता है लोग, ठीक है। तो सारना जो होता है एक्चुअली में ग्राम देवता का निवास स्थान होता है। जहाँ भी सारना स्थल होता है तो मुंडा लोग का जो ग्राम देवता होता है उसका निवास स्थान होता है। हमारे गांव में भी सारना स्थल है, वहाँ पे सारे मुंडा लोग का देवी देवता है, क्योंकि हमारे गांव में मुंडा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, सारना को ग्राम देवता का निवास स्थान कहते हैं। आखड़ा, ये दूसरा नंबर जो स्थल है आखड़ा, तो यहाँ पर पंचायती चलता है, पंचायत का बैठक होता है यहाँ पर, ठीक है। और रात के समय में युवक युवतियाँ इकट्ठे होकर नाच गाना का आयोजन भी करते हैं और यही अखड़ा पर लोग नाचते गाते भी और अपना मनोरंजन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अखड़ा क्या है हमारा, पंचायत बैठक के लिए है और रात के समय मनोरंजन के लिए युवक युवतियाँ एक होकर यहाँ पर नाचते हैं, ठीक है। तीसरा स्थल है ससन, ठीक है। ये हमारा समाधि स्थल है। क्या हमारा समाधि स्थल, मतलब कि शमशान कहते हैं इसको, मुंडा लोग अपने भाषा में मसना भी कहता है। क्या कहता है, मसना, ठीक है। ससन को क्या कहता है, मसना भी कहता है मुंडा लोग, ठीक है। क्योंकि मेरे गांव में है मुंडा लोग, इसलिए बता रहे हैं, लोग शासन नहीं कहता है, मसना कहता है। जहां पर आदमी को क्या करता है, डेथ हो जाने के बाद लोग दफनाता है। मुंडा में जलाने की प्रथा नहीं है, दफनाने की प्रथा है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो मरता है तो मृतक के पुण्यतिथि पर, पुण्य स्मृति पर उसके कब्र के ऊपर बड़ा सा पत्थर का चट्टान रख देता है, जिसको हम लोग देखिए पत्थर का सील रख देता है, मतलब कि पुण्य स्मृति पर एक बड़ा सा चट्टान उसके कब्र के ऊपर रख देता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सासान देरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सासान देरी। इस चीज को याद रखिएगा। मुंडा लोग का जब कोई आदमी डेथ करता है तो समसमने के मसना में जब उसको गाड़ता है, ठीक है, तो गाड़ने के बाद उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखता है, उस पत्थर को क्या कहता है, शासन दिरी कहता है यहाँ पर, ठीक है। चौथा स्थल है युवा गृह, जिसको गितिवड़ा कहते हैं। और यहाँ पर कुंवारे युवक युवती को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें धर्म से संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित और आर्थिक रूप से कैसे निकलें, कैसे आर्थिक बचाव करें, इस सब का अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। लेकिन जब से स्कूल कॉलेज आया तो ये लगभग स्थान तो युवागिरी क्लोज होने के कगार पे आ गया। तो अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में, क्योंकि जब से स्कूल कॉलेज सरकारी आ गया तो युवागिरी लगभग समाप्त होने के कगार पे है, ठीक है। जो इसको हम लोग मुंडा लोग क्या कहता है, गीति ओड़ा कहता है। मुंडा लोग क्या कहता है, गीति ओड़ा कहता है। तो यह स्थल लगभग समाप्त होने के कगार पे, तभी प्रमुख स्थान मुंडा लोग के पास 3 ही होता है, सारना, अखड़ा और शासन। शासन को मसना भी कहता है, लोग क्या कहता है, मसना। इनका जो मुख्य देवता जिसको प्रमुख देवता कहते हैं सिंह बोंगा है। देखिए बोंगा मतलब देवता होता है। जो होड़ो जोगर में, याद रखिएगा, होड़ो जोगर में जो भाषा है उस आधार पर देवता को लोग क्या कहता है, बोंगा। जैसे कि देखिए यहाँ तक ग्राम देवता, तो ग्राम को लोग क्या कहता है, हाथू। ग्राम को क्या कहता है, हाथू कहता है। इसलिए मेरा गांव तरफ जाइएगा, लोहा हाथू, सोना हाथू, बारू हाथू, ठीक है, ऐसे के मैंने हाथू हाथू लगभग गांव के नाम में लगा हुआ है, जहां पर मुंडा का निवास स्थान है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, मेरे गांव तरफ देखने को मिलता है कि बारू हाथू, सोना हाथू, लोहा हाथू, ठीक है, इस टाइप से हेसा हाथू, इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। हाथू, तो हाथू मतलब ग्राम होता है, किसमें, होड़ो जोगर में। होड़ो जोगर में क्या होता है, होड़ो जोगर जो भाषा है लोग का, होड़ो मुंडारी, मुंडारी में ग्राम यानी गांव को क्या कहता है, हाथू कहता है। तो ध्यान दीजिए, ग्राम देवता, तो ग्राम का मतलब हाथू, देवता का मतलब बोंगा, तो क्या हो गया, हाथू बोंगा। अब देखिए पहाड़, पहाड़ को लोग बुरु कहता है। क्या कहता है, पहाड़ को लोग बुरु कहता है। तो क्या हो गया, पहाड़ देवता, तो क्या हो गया, बुरु बोंगा, ठीक है। अब देखिए गांव का जो सबसे बड़ी देवी होती है, गांव का जो सबसे बड़ी देवी होती है, जो सारना स्थल में रहता है, इसको क्या कहता है लोग, देसावली कहता है। क्या कहता है, देसावली कहता है। अब देखिए इनका जो कुल देवता होता है, तो कुल देवता घर में होगा, घर को लोग ओड़ा कहता है। क्या कहता है, घर को क्या कहता है, घर का जो देवस्थल है, जो घर के अंदर जो आपका अपना देवस्थल जो देवता को पितर को स्थान देता है, तो घर को लोग ओड़ा कहता है। मुंडा लोग होड़ो में क्या कहता है, होड़ो जोगर में ओड़ा कहता है। तो क्या हो गया, ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा। ओड़ा, ओड़ा मतलब घर और बोंगा मतलब देवता, घर का देवता, जिसको हम लोग कुल देवता, गृह देवता। कुल देवता मतलब क्या हुआ, गृह देवता। तो ठीक है, तो कुल देवता मतलब देखिए, कुल देवता यानी कुल, माने कि कुल को हो चाहे घर का को, मुखिया का को, तो में हो गया घर का देवता। घर मतलब ओड़ा, बोंगा मतलब देवता।
अब देखिए देवी देवता को देखिए, ये जो ओड़ा बोंगा का जो पूजा होता है, ओड़ा बोंगा का जो पूजा होता है, घर का जो बुजुर्ग सदस्य होता है, मुखिया, घर का जो मुखिया होता है वो इसका पूजा पाठ करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इन सभी देवी देवता को खुश करने के लिए, इन सभी देवी देवता को खुश करने के लिए क्या करता है, पहान जो होता है, जो लोग का धार्मिक प्रधान होता है, कि लिखे होंगे, देखिए धार्मिक प्रधान कौन है, हमारा पहान है, लिखे हैं। तो धार्मिक प्रधान जो पहान होता है, देवी देवता को खुश करने के लिए सारनाथ स्थल में क्या करता है, पूजा पाठ करता है। क्या करता है, सारनाथ स्थल में पूजा पाठ करता है। ठीक है, इन लोग में पंडित जी पूजा पाठ नहीं करता, इन लोग का पंडित जी कौन होता है, पहान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मुंडा जो है टोटेम, टोटेम मतलब इष्ट चिन्ह, जैसे जिसका गोत्र होगा, जैसे कश्यप गोत्र है तो कछुआ है, बेंगर है तो मेढक है, ठीक है, इंदावर है तो हमारा मछली है। ठीक है, ये गोत्र का इष्ट चिन्ह है। ठीक है, गोत्र का इष्ट चिन्ह है। तो ये लोग जो होता है अपने इष्ट चिन्ह यानी टोटेम यानी गोत्र का चिन्ह का क्या करता है, पूजा करता है। क्या करता है, गोत्र चिन्ह का पूजा करता है। ये हम लोग में भी किया जाता है। जैसे कछुआ अगर मिल जाता है, जैसे कि कश्यप गोत्र है तो कछुआ, जितने भी कश्यप गोत्र वाले हैं कुछ कछुआ का क्या करते हैं, पूजा पाठ करके उसको जिंदा आराम से कहीं नदी में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर वो जी सके, उसको मार नहीं सके। ठीक है, हम लोग उधर तो बमक भी जाता है, कोई कछुआ मार देता है, तो कहीं ज़्यादातर हम लोग को उधर कश्यप गोत्र वाले ही आदमी देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम परिवार कश्यप गोत्र वाले ही हैं, तो इसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है कि कछुआ को मार देता है तो दूसरा गाँव वाले, ठीक है, जो अन्य गोत्र वाले हैं तो उस पर कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, कहे कि इसको हम लोग में भी नष्ट करना अपराध माना गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टोटेम चिन्ह हो गया। अब देखिए समगोत्री विवाह वर्जित है, मतलब एक गोत्र में इन लोग का विवाह नहीं होगा, मुंडा लोग का। ठीक है, यानी कि सेम गोत्र अगर मिल गया तो विवाह नहीं होगा। ये लोग सबसे बड़ा चीज गोत्र कैसे पकड़ता है, सवाल यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये लोग मसना खोजता है, हड़गड़ी जिसको पता है, हड़गड़ी कहाँ का है। ठीक है, मसना, अगर इन लोग का मसना एक हो जाएगा मतलब गोत्र लगभग सेम हो जाता है इन लोग का। तो अगर मसना अगर सेम हो जाता है, क्योंकि मेरे गांव में मुंडा है, तो एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मनसा नाम है उसका, तो उसका जब शादी का बात चल रहा था तो हम भी एक ऐसे ही पता चला कि मुंडा लड़की थी तो हम भी उसको प्रपोजल दिए थे। तो पर दिन उसके पापा पूछते हैं बायोडाटा तो अच्छा है लेकिन उसका मसना कहाँ है, पूछ के देखो। तो पहली बार हमारे सामने भी आया, तो बोले कि ये मसना का क्या जरूरत है भाई। तो बोले कि अगर हड़गड़ी एक होगा हम लोग का तो फिर शादी नहीं होगा। तो फिर बाद में जब पता किए तो मेरा फ्रेंड का और उसका दोनों का मसना एक ही था। तो मसना अगर एक हो जाता है तो लगभग इन लोग का गोत्र क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस परिस्थिति में मुंडा लोग का शादी नहीं होता, मतलब समगोत्री विवाह कंप्लीटली वर्जित है यहाँ पर। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस चीज को। अब ध्यान दीजिएगा, इन लोग में बहु विवाह और विधवा विवाह का भी प्रचलन है, मतलब एक आदमी एक से अधिक विवाह कर सकता है। अगर कोई लेडीज अगर कम उम्र में विधवा हो गया तो उसको पुनर्विवाह का अनुमति दिया जाता है और होता भी है, इसमें कोई रोक टेक नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि इसी पहल के लिए हमारा विधवा विवाह अधिनियम भी पास हुआ था और मुंडा लोग पहले से इसको रखा था। तो ये बहुत ही एक अच्छा नियम था। मान लीजिए कोई लड़की का शादी 19 साल में हो गया है और 20 साल जाते जाते विधवा हो गई और उसको पुनर्विवाह का अगर अनुमति समाज नहीं देता है तो आगे का जीवन कैसे काटेगा। तो इसमें मुंडा लोग जो है पहले से विधवा विवाह अपने समाज में लागू किया था। अब बाद में हमारे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में विधवा विवाह अधिनियम लाया गया, क्योंकि हम लोग उस समय विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक सुधार था और ये एक बहुत ही बड़ा माने कि मुंडा का एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम था इनके मुंडा जनजाति के समाज में। अब ध्यान दीजिएगा, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में हर समाज में तलाक का प्रचलन है। हर समाज में क्या है, तलाक का प्रचलन है। अगर छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है तो तलाक हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुंडा में ऐसा नहीं है। मतलब कि तलाक जैसी बुराई या कुरीति की बात करें, ये मुंडा समाज में नहीं के बराबर देखने को मिलता है। मतलब शादी हो गया, चाहे वो लड़का बेवड़ा हो चाहे कुछ हो, उसको निभाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि तलाक जैसी मैंने कि सामाजिक बुराई हमारे मुंडा समाज में, मुंडा जनजाति में देखने को नहीं मिलता है। एक बहुत ही अच्छा चीज ये भी है हमारा। ठीक है, इसमें तालमेल बना रहेगा दोनों का। ठीक है, तो तलाक जैसा समस्या देखने को मुंडा में नहीं मिलता है। तो दो चीज यहाँ पे बहुत अच्छा था, विधवा विवाह का प्रचलन जो था। ठीक है, एक बुराई था बहु विवाह का प्रचलन, ये थोड़ा सा बुराई ही था। एक आदमी का 2 से 3 4 शादी करता है तो ये थोड़ा सा बुराई था। ठीक है, लेकिन इसमें 2 अच्छाई थी।
इन लोग में सामाजिक जीवन में। एक विधवा विवाह, पुनर्विवाह, और दूसरा क्या था कि तलाक जैसी कुरीति नहीं थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मुंडा जनजाति का सराहनीय सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इनका जो त्यौहार है, त्यौहार जो है मेरे भाई, सरुल है, कर्मा है, सोहराई है, माघे है, फागु है, नवाखानी है, जितिया है, ओनबा है। ओनबा किसका त्यौहार है, अक्सर पूछता है, तो ओनबा किसका त्यौहार है, मुंडा लोग का त्यौहार है। ये लोग जो सरुल होता है, सरुल को बा पर्व कहता है। क्या कहता है, बा पर्व, यानी फूलों का पर्व। इसमें ये लोग जो सरुल पूजा करता है तो सखुआ का फूल का इस्तेमाल करता है, इसी को बा फूल कहता है लोग। ठीक है, तो ये फूलों का त्यौहार है, बा पर्व कहता है, जिसमें सखुआ के फूल का इस्तेमाल किया जाता है हमारा। ठीक है, ये सरुल का। और मुंडा लोग जो है फागु पर्व जब मनाता है, जब फागु पर्व जब मनाता है तो इसमें शिकार का आयोजन करता है, मतलब कि लोग शिकार खेलने जाएगा जंगल पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धान रोपनी शुरू करने से पहले रोआ पूना पर्व मनाता है। रोआ पूना मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग उधर मुंडा लोग, क्योंकि मेरे गांव में मुंडा है और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, तो ये लोग खेत में जब धान को रोपनी शुरुआत करना होता है तो घर का मुखिया लेडी जो होता है, घर का मुखिया लेडी पहला खेत में बीज डालता है, इसको कहता है बान नभाना, ने बान उतारना। बान उतारेगा, जब पहला खेत का बीज वो धान का फसल को डालेगा खेत में, उसके बाद ही लेबर डालता है, इसको बान नभाना कहता है। पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा होता है, बहुत मैंने करीब करीब आधा घंटा के आसपास का एक रीति रिवाज से पूजा जो घर की मुखिया लेडी होती है वो करती है। इसको बान नभाना कहते हैं, मुंडा लोग तो कहता है बान नभाना हमारे गांव में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम तो लिखा हुआ है रोआ पूना पर्व। ठीक है, तो वही है बान नभाना यानी रोआ पूना पर्व। ठीक है, उसके बाद जब धान कटनी हो जाएगा, धान कटनी के बाद जब फसल आ जाता है, घर में घुस जाता है, तो धान कटनी के समय जो लास्ट खेत होता है, जो अंतिम खेत में कटाई होगा उस मालिक का, तो उसमें से कुछ एरिया में, थोड़ा सा एरिया में धान को छोड़ देता है, जिसको जिनीवाड़ा कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए उसी से है जमनवा। ठीक है, जमनवा पर्व, तो जिनीवाड़ा छोड़ देता है और सारा फसल जब घर में घुस जाता है तो उसको काट करके नहीं, उस धान को नोच करके घर लाता है। उसके बाद एक त्यौहार का आयोजन करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जमनवा पर्व कहते हैं। तो वही जिनीवाड़ा वाला ही हो गया जमनवा पर्व। ठीक है, कि सारा खेत का धान जब घर के अंदर घुस गया, ठीक है, उसके बाद खेत में जो छोड़ा हुआ धान रहता है उसको हंसिया से काट के नहीं लाएगा, बल्कि उसको नोच करके लाता है, तो इसको जिनीवाड़ा कहते हैं, जिनीवाड़ा नोच करके लाना। तो हम लोग उधर मुंडा लोग को सुने हैं, ठीक इसीलिए आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर तो किताब में जमनवा लिखा हुआ है, लेकिन इसको लोग जिनीवाड़ा कहता है, और यहाँ पे रवा पूना लिखा हुआ है, लेकिन इसको बान नभाना कहता है मुंडा लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे गाँव में मुंडा लोग है और लोग का बात सुने हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब देखिए आषाढ़ में खेत का जुताई और चौरसीकरण करने के लिए, खेत को रोपने के तैयार करने से पहले, मैंने कि चौरसीकरण हो गया मतलब कि उसका खेत को जोत उत के अच्छा से ठीक करके, जैसे घास उस मार उड़ के खेत को धान रोपने के लिए जब तैयार करते हैं, उससे पहले ये लोग जो त्यौहार मनाता है, बतौली त्यौहार मनाता है। इस बतौली को ये लोग कहता है छोटा सरहुल। इसको क्या कहता है लोग, छोटा सरहुल। ठीक है, तो ये लोग छोटा सरहुल पर्व मनाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये था इनका त्यौहार। इसके बाद जो गांव का जो प्रधान होता है मुंडा जनजाति में, ठीक है, तो गांव का जो मुखिया होता है उसको हाथू मुंडा या मुंडा कहते हैं। मुंडा जनजाति में जो गांव का प्रधान यानी मुखिया होता है उसको हाथू मुंडा या मुंडा कहते हैं। ठीक है, हमारा फ्रेंड का फादर हमारा मुंडा जनजाति का क्या है, प्रधान है, उसको हाथू मुंडा के नाम से ही पुकारता है सब कोई। ठीक है, मुंडा या हाथू मुंडा कहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, उसका धार्मिक प्रधान ये पहान होता है। जो हम लोग के गांव में पहान है मेरे भैया, पूजा करता है, ये धार्मिक प्रधान है, और उनके परिवार में सारे अच्छे पोस्ट पर हैं। ठीक है, उनके एक बेटे डॉक्टर भी हैं। ठीक है, एक बेटा हमारा ITI के टीचर भी थे, एक भाई उनका जो है, ठीक है, वो रेडियो स्टेशन में रायपुर में चीफ इंजीनियर हैं। तो वो पहान थे। वो लोग अभी भी इतने बड़े बड़े पोस्ट में होने के बाद भी, सबसे बड़ी बात है इस चीज़ को देखने को हमको मिलता है कि रिम्स मैंने कि सिमडेगा के सिविल सर्जन हैं। ठीक है, उनके फादर पहान थे। ठीक है, उनके एक भाई जो हैं, ठीक है, वो आपका ITI के इंस्ट्रक्टर मैंने कि GI हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं, और उनके एक भाई जो हैं रायपुर में चीफ इंजीनियर हैं। लेकिन जब भी ये ग्राम देवता का जितना भी सब पूजा होता है, इस पूजा के आयोजन में सारे परिवार पहुंचते हैं। ये हमको देखने को मिला है कि इतने बड़े बड़े पोस्ट में है, समय नहीं निकलेगा, ऐसा सब कुछ सोचता होगा, लेकिन वो लोग समय निकाल करके स्पेशली अपने ग्राम देवता का पूजा के लिए बोलते हैं ये कुल का पूजा है। अगर पापा नहीं कर पा रहे तो हम लोग को तो करना होगा ना, क्योंकि हमको तो पहान, क्योंकि पहान का जो पद होता है ना, ये वंशानुगत है।
अगर वंश में कोई बचवे नहीं करेगा तो फिर पाहन का चुनाव होता है, लेकिन अगर वंश में लड़का है तो ये पद लगभग वंशानुगत हो गया है। बात समझ रहे हैं मेरा बात को? तो ये सारा पद वंशानुगत है, इसीलिए पाहन का बेटा ही पाहन बनेगा। तो इतना बड़ा बड़ा पोस्ट में जाने के बाद भी लोग आजकल पूजा पाठ करने के लिए, ये सब पूजा करने के लिए गांव आते हैं। कहने का मतलब तो मतलब कि पाहन का पद हमको बताना चाह रहे थे कि पाहन का पद जो होता है वंशानुगत होता है, और इन केस अगर उसके वंश में कोई लड़का नहीं है तो ऐसे केस में मुंडा समाज क्या करता है, पाहन का चुनाव करता है। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे देखते हैं। अब इसका जो पाहन का जो सहायक होता है, जो उसका टोकरी को उठाता है और लोटा को उठाता है, ठीक है, जो मैंने कि दौरा जिसको कहते हैं, टोकी तो देगा नहीं, जिसमें उसको पूजा पाठ का जो सामग्री रखता है वो पाहन अपने साथ रखता है, लेकिन एक दौरा होता है, एक लोटा होता है, तो उसका एक सहायक उठाता है। उस सहायक को क्या कहा जाता है? पुजार या पनभरा कहता है, क्योंकि हम सुने हैं पनभरा कहाँ गया, ठीक है, बोलता है अच्छा पुजार कहाँ गया, तो पाहन का सहायक को कहते हैं, क्योंकि अक्सर ग्राम पूजा होता है राजाशाला में, ठीक है, तो उस समय पाहन के साथ एक उसका सामान को इधर से उधर करने के लिए उसके साथी एक रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पनभरा या पुजार कहता है। उन लोग के मुंह में भी सुने हैं, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हम अक्सर राजाशाला में, रथ से थोड़ा सा पहले राजाशाला होता है, तो उसी में ग्राम पूजा जो होता है, ये ग्राम देवता हाथूबंगा का पूजा करता है ये लोग, ठीक है। बुरुबंगा का भी करता है, उस समय 6 गो स्थल है, 6 गो देवता रहता है वो लोग का, ठीक है। ये बुरुबंगा देखे हैं, पहाड़ देते, ग्राम देखे हैं, काली देखे हैं, करीब कोई 6 गो पूजा ये लोग करता है ये राजाशाला के समय, और ये टोटल पूजा हमारा कौन करता है? पाहन करता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये पूजा पाठ करने के लिए हर जगह हमारे गांव के पाहन को, ये नहीं कह रहे कि सब मैंने कि एक पाहन को दिया जाता है, हमारे गांव के पाहन को भी एक करमुक्त भूमि दिया गया है, ठीक है, जिसको कहते हैं डाली कटारी भूमि। हमारे गांव के पाहन को भी मिला हुआ है इस चीज को, डाली कटारी भूमि, जिसको कहते हैं पाहनी भूमि। इसको बेच नहीं सकता है, इस भूमि को ये बेच नहीं सकता है, क्योंकि इसको करमुक्त भूमि दिया गया है। अगर कोई पाहन इस भूमि को बेच भी देता है तो जो आदमी खरीदता है ना, वो सीएनटी के अंदर में आजकल कंपनसेशन भी कर देता है, तो आपका 17 नंबर कॉलम में आपका कंपनसेशन चढ़ जाता है, लेकिन पाहनी जमीन का नहीं चढ़ता है, क्योंकि जो ये पाहनी जमीन होता है उसको एक्चुअली में क्या कहता है? डाली कटारी भूमि कहता है। इसमें 2 भूमि होता है, एक होता है भूता खेत, ठीक है, और एक होता है डाली कटारी भूमि। ये दोनों भूमि हमारा करमुक्त होता है, इसमें सरकार को टैक्स ये लोग नहीं देता है, ठीक है। जो सीएनटी के अंतर्गत में आने के बाद भी टैक्स में सुविधा शुल्क देते हैं ना, तो ये इन लोग को देना नहीं होता है, बहुत कम जगह होता है, इस जगह को बेच नहीं सकता है कंप्लीटली, ये जो पाहन होगा उसी का जगह होगा ये। और इसमें क्या होता है, इसको एक डाली कटारी भूमि दिया जाता है, एक भूता खेत भूमि दिया जाता है। और ये जो भूता खेत भूमि होता है, इसके जो उपज या उसके आय या इनकम से, ठीक है, जितना भी भूत प्रेत का पूजा किया जाता है, जो हमारा मुंडा जनजाति में जो भी भूत ग्राम देवता ये सब है, उसका उपज से पूजा किया जाता है। किसका उपज से? भूता खेत का उपज या आय व्यय से। हमारे गांव में है भाई, ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा जो होता है, तो दुर्गा पूजा मनाते हैं, एक्चुअली मुंडा लोग नहीं मनाता, लेकिन उसी समय जब पाहन को दिया गया तो वहाँ पर दुर्गा स्थल था, ठीक है, तो दुर्गा स्थल के नाम पर भी हमारे गांव में एक खेत रजिस्टर्ड हुआ। जब गवर्नमेंट आई थी उसको देने लगा करमुक्त भूमि, तो दुर्गा स्थल के नाम पर भी हमारा करीब करीब 1 एकड़ का भूमि रजिस्टर्ड है, तो उसमें भी करमुक्त है। तो ही भूता खेत वाला ही भूमि था जो पाहन को दिया, तो उसमें कुछ काट करके दुर्गा स्थल के नाम पर कुछ हमारा इधर दिया था। इसलिए इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमको जानकारी है इसको बहुत अच्छा से। हमारे गाँव में ये करमुक्त भूमि है जो दुर्गा स्थल के लिए कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ पाहन को दिया, क्योंकि जमीन ज़्यादा था, तो उसी में थोड़ा सा गांव में विवाद हो गया था। कुछ जमीन बोला कि हमारा है, दान में हम नहीं देंगे, तो फिर सरकार को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, और कुछ जमीन जो होता है पाहन को दे दिया, और कुछ जमीन हमारा दुर्गा स्थल के नाम से रजिस्टर हो गया। वो जमीन कभी बिकेगा नहीं, एक तरह से समझ लीजिए कि सरकारी जमीन हो चुका है। जो दुर्गा स्थल टूटेगा तो वो सरकार की हो जाएगी, जब चाहेगा सरकार उसको कर सकता है। उसी जमीन पे जो बहुत बड़ा एक जमीन था, तो उसमें एक बहुत बड़ा तालाब का भी निर्माण हुआ है। जो भी सरकारी तालाब है उसका भी डाक होता है, तो उसका कुछ पैसा दुर्गा स्थल में जाता है, कुछ गवर्नमेंट में जाता है, और कुछ पाहन के पास जाता है। बहुत बड़ा तालाब है, इसका भी निर्माण हुआ है। अब देखते हैं आगे। कई गांव मिलकर पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। बहुत सारा गांव मिलकर क्या होता है? पढ़ा
पंचायत का निर्माण होता है और इसका जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, पढ़ा राजा कहते हैं। यही पढ़ा राजा क्या होता है, मानकी होता है। जब CNT लगा था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो टैक्स काटने का अधिकार किसको दिया गया था, अंग्रेज लोग किसको दिए थे, मानकी को दिए थे, क्योंकि ये पढ़ा राजा होता था। ठीक है, कई मौजाओं का राजा होता था जिसको हम लोग मानकी कहते थे। आज भी हमारे गाँव में मानकी है, परिवार है उनका, यानी कि मानकी कहते हैं, लेकिन अब तो टैक्स काटने का अधिकार नहीं जब से गवर्नमेंट आ गया, लेकिन हाँ अभी भी उसको बोलते हैं मानकी घर है वो। ठीक है, तो वो पढ़ा राजा थे उनके परिवार, कई मौजा का राजा थे, कई गांव, मौजा गांव के लोग मौजा भी कहता था। ठीक है, तो कई मौजाओं का एक पढ़ा राजा होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, मानकी। मानकी का जो छोटा भाई होता था, जस्ट मानकी का बड़ा भाई मानकी बनता था, और मानकी से जो छोटा होता था उसको क्या कहते थे, देवान। मानकी से छोटा भाई को क्या कहते हैं, देवान यानी दीवान, और उससे छोटा भाई क्या होता है, ठाकुर। चचेरा में अगर अपना नहीं तो चचेरा, ठीक है, उसको ठाकुर कहते थे। उसके बाद कोतवार होता था, उसके बाद पांडे, उसके बाद लाला, उसके बाद कर्ता। तो सबसे बड़ा पोस्ट क्या था हमारा, मानकी था। सबसे बड़ा पोस्ट क्या था हमारा, मानकी हुआ करता था। किसमें, मुंडा जनजाति में। और याद रखिएगा, मुंडा जनजाति में मानकी जो है प्रशासनिक न्यायिक के लिए सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। कि मानकी अगर लिख करके दे दिया तो वो, जैसे कि हमारा जज साहब लिख करके जैसे देते हैं ना सिविल कोर्ट में, बस एक CGM का जितना पावर था उस समय एक मानकी का उतना पावर हुआ करता था। लेकिन बहुत ही इसको न्यायिक मामले में मानकी को बहुत ही उच्च पद में माना जाता था, मतलब कि पढ़ा राजा को। ठीक है, तो ये था मेरे भाई मुंडा जनजाति या पातर मुंडा जनजाति का विस्तृत जानकारी। इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन है वो है हमारा, मुंडा किस समूह का है, तो कलरियन समूह का। इसकी प्रजाति क्या है, ठीक है, तो प्रोटोस्टुलेड। इसका भाषा क्या है, मुंडारी। इसको लोग क्या कहते हैं, होड़ो जोगर कहते हैं। ये कौन सा परिवार का भाषा है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, भाषा परिवार का भाषा है कौन, हमारा होड़ो जोगर यानी मुंडारी। अब ध्यान दीजिए, इनका आगमन कब हुआ था, तो 600 BC में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, इनमें कितने गोत्र हैं, तो 340 गोत्र है। ठीक है, इनका मुख्य देवता क्या है, सिंह बोंगा है। ग्राम देवता को क्या कहता है, हाथू बोंगा। पहाड़ देवता को बुरु बोंगा। और कुल देवता यानी घर का देवता को क्या कहता है, ओड़ा बोंगा। और इन लोग का जो गांव का जो मुख्य देवी होता है उसको क्या कहता है, लोग देसावली कहता है। मुंडा में विधवा विवाह था, बहुविवाह प्रथा था जो एक बुराई था, और साथ ही साथ तलाक जैसी बुराई वाला जो एक क्या बोलेंगे उसको, रीति था, ये मुंडा में देखने को नहीं मिलता था। ये बहुत ही बड़ा मुंडा समाज का सामाजिक दृष्टिकोण था। उनकी दूरदर्शिता बहुत ही अच्छी थी। बाद में इसी पर हमारा अंग्रेज जब भारत आए तो हमारे पर दूसरे जात में, ठीक है, दूसरे कास्ट में हमारा विधवा को विवाह करने का अधिकार नहीं था। इसके लिए विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कि ब्रिटिश ने झारखंड पूरे भारत में लागू किया, जबकि मुंडा में ये पहले से ही था। तो ये बहुत ही बड़ा उनके समाज में एक बहुत बड़ा दूरदर्शिता वाला चीज़ था। तो ये मुंडा में देखने को हमको मिलता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।